बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिब्स। डेवलपमेंट ऑफ रिब्स में हमारे पास सबसे पहले सोमाइट को हमने फिर से देखना है। फिर से हम 4th वीक पे आ गए हैं और सोमाइट डिफरेंशिएशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप उसको एक दफ़ा फिर से रीड कर लें सोमाइट डिफरेंशिएशन को, सो थिंग्स विल गेट क्वाइट ईजी। अच्छा, जो हमारे पास सोमाइट है उसके कितने पार्ट्स में डिवाइड होना है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होना है। वेंट्रल मोस्ट पार्ट बनेगा स्क्लेरोटोम, उससे ऊपर वाला मायोटोम और फिर डर्मोटोम। मायोटोम मसल्स में कंट्रीब्यूट करेगा, डर्मोटोम नर्वस में कंट्रीब्यूट करेगा और स्क्लेरोटोम का मोस्टली पोर्शन जो है वो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन बनाता है। क्या बनाता है? एक्सियल स्केलेटन बनाता है। ठीक है। अब स्क्लेरोटोमल जो पोर्शन है वो भी 2 तरह से हमारे पास डिवाइड हो जाता है, लेकिन इससे पहले हमने ये ध्यान में रखना है, ये बात याद रखनी है कि जो डेवलपमेंट की तरतीब है वो कैसे है कि पहले वर्टिब्रे डेवलप होंगी, फिर रिब्स और फिर स्टर्नम। सबसे पहले वर्टिब्रे की डेवलपमेंट शुरू होगी और उसके बाद रिब्स की और फिर स्टर्नम की। वर्टिब्रे, रिब्स एंड स्टर्नम। ठीक है, वर्टिब्रे, रिब्स एंड स्टर्नम। जो स्क्लेरोटोमल पोर्शन था ये डिवाइड होगा, इसमें 2 सेल्स बन जाएंगे, एक वो जो माइग्रेट कर जाएंगे और एक वो जो माइग्रेट नहीं करेंगे। जो माइग्रेट नहीं करेंगे वो एक्सेस के करीब रहेंगे ना, जो माइग्रेट नहीं करेंगे वो एक्सेस ऑफ बॉडी के करीब रहेंगे, तो उनको क्या कहेंगे? प्राइम एक्सियल। प्राइम एक्सियल डोमेन थी, यही प्राइम एक्सियल स्क्लेरोटोमल सेल्स भी हैं। स्क्लेरोटोम में भी यही हो रहा है, जैसे मायोटोम में भी होता है और स्क्लेरोटोम में भी यही हो रहा है कि कुछ सेल्स माइग्रेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जो माइग्रेट कर रहे हैं वो किस जगह से, क्या उनकी बाउंड्री होगी जिसके जहाँ से वो गुजर जाएंगे, तो हम उनको माइग्रेटेड सेल्स कंसिडर करेंगे। ये वाली, ये क्या है? लैटरल सोमाइटिक फ्रंटियर। क्या है? लैटरल सोमाइटिक फ्रंटियर। एज द नेम शोज कि ये सोमाइट की लैटरल साइड पर लाया करता है और लैटरल प्लेट मीजोडर्म को अलहदा करता है सोमाइट से। ठीक है, तो ये सारा मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछली वीडियोज में। ठीक है, अब ये जो स्क्लेरोटोमल सेल्स माइग्रेट करेंगे वो क्या बनाएंगे? हाइलाइन कार्टिलेज। क्योंकि जो हमारे पास रिब्स हैं, हम जानते हैं कि अगर ये हमारे पास स्टर्नम है और ये रिब है तो ये जॉइन आपस में किस तरह से होंगी? कार्टिलेज के थ्रू होंगी, डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होती। डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ रिब्स विद द स्टर्नम नहीं होती, बल्कि कार्टिलेज के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? कार्टिलेज के थ्रू होती है। तो जो माइग्रेटेड सेल्स थे वो कार्टिलेज बना देंगे और जो प्राइम एक्सियल स्क्लेरोटोमल सेल्स थे वो बोन बना देंगे, बोन बना देंगे। और हमारे पास रिब्स की बोन कैसी होती है? फ्लैट बोन। किस कैटेगरी में आती है? फ्लैट बोन की कैटेगरी में आती है। ठीक है, प्राइम एक्सियल स्क्लेरोटोमल सेल्स ने रिब्स बना दी, बोन बना दी, एक्चुअल बोन यानी एक्चुअल रिब्स बना दी, और जो माइग्रेटेड सेल्स थे उन्होंने क्या बना दी? इंटरकोस्टल कार्टिलेज। क्या बना दी? इंटरकोस्टल कार्टिलेज। अब हम ये देखते हैं कि रिब्स की डेवलपमेंट शुरू कैसे होती है, कहाँ से? बेसिकली उसका पॉइंट, एक्चुअल पॉइंट का कहाँ क्या होता है जहाँ से रिब्स की डेवलपमेंट शुरू होती है? तो ये जो हमारे पास थोरेसिक वर्टेब्रे हैं, इनमें क्या आते हैं? कोस्टल प्रोसेसेस आते हैं। क्या आते हैं? कोस्टल प्रोसेसेस आते हैं और वो एक्सटेंड करते हैं एज द वर्टेब्रे। ठीक है, कोस्टल प्रोसेसेस आते हैं जो के बाद में प्रोलिफरेट करते हैं टू फॉर्म द रिब्स, सॉरी वर्टेब्रे नहीं, टू फॉर्म द रिब्स। थोरेसिक वर्टेब्रे पे ऐसे कोस्टल प्रोसेसेस आते हैं, ऐसे सेल्स आते हैं जो कि बाद में प्रोलिफरेट करते हैं टू फॉर्म द रिब्स। यहाँ पे हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम बन चुका होगा, जब यहाँ पे वर्टेब्रल कॉलम बनता है ना और उसके बीच में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। यहाँ मसलन अगर वर्टेब्रल कॉलम बन गया तो यहाँ पे स्क्लेरोटोमल सेल्स के प्राइम एक्सियल पार्ट आ गया ना। मसलन अगर यहाँ पे मेरे पास वर्टेब्रल कॉलम बन चुका है तो यहाँ पे स्क्लेरोटोम का प्राइम एक्सियल पार्ट आ गया और यहाँ पे जो कोस्टल वाला, यहाँ पे कोस्टल प्रोसेस बन के रिब्स, ये वाले सेल्स जो हैं, ये जो मेसेनकाइमल सेल्स थे जो डिफरेंशिएट होकर कुछ भी बना सकते हैं, वो बोन्स बनाना शुरू कर देंगे और रिब्स में डिफरेंशिएट करेंगे। बेसिकली बोन्स नहीं बनाते, एंडोकॉन्ड्रल मेथड ऑफ ऑसिफिकेशन होता है, यानी पहले मेसेनकाइम कंडेंस करेगी टू फॉर्म हाइलाइन कार्टिलेज मॉडल्स और वो रिप्लेस होगी बाय बोन। ठीक है, मेसेनकाइम कंडेंस होगी टू फॉर्म हाइलाइन कार्टिलेज मॉडल्स व्हिच विल बी रिप्लेस्ड बाय बोन्स when there is angiogenesis यानी formation of blood vessels in that specific structures। जब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होगी तो क्या होंगे? ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे और ऑस्टियोब्लास्ट ले करेंगे मिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस टू फॉर्म द बोन। इस तरह से हमारे पास रिब्स बन जाएंगी। और जो लेटर ऑन है, ये जो प्रोसेसेस हैं, कोस्टल प्रोसेसेस, ये कनेक्टेड नहीं रहते वर्टेब्रा से हमेशा के लिए, बल्कि क्या होता है कि ये बाद में साइनोवियल जॉइंट्स बन जाते हैं टू प्रोवाइड अस मोबिलिटी। ये क्या बन जाते हैं? साइनोवियल जॉइंट्स बन जाते हैं टू प्रोवाइड अस मोबिलिटी। साइनोवियल जॉइंट्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस भी हमें पता है कि पहले एक रीजन डेवलप होगा, थोड़ा सा इंटर जोन डेवलप होगा और वहाँ पे
पहले सेल्स की प्रोलिफरेशन बढ़ती है और फिर अपोप्टोसिस होती है टू फॉर्म द कैविटी, और वो जो कैविटी के इर्द गिर्द वाले सेल्स होंगे वो फिब्रस टिश्यू में डिफ्रेंशिएट करेंगे टू फॉर्म द मेम्ब्रेन। तो इस तरह हम बाद में क्या बन जाएंगे, कोस्टोवर्टिब्रल साइनोवियल जॉइंट्स। क्या बन जाएंगे, कोस्टोवर्टिब्रल साइनोवियल जॉइंट्स। और ये जो थोरेसिक वर्टिब्रे के अराउंड ही क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे पास 11 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं टोटल। नॉर्मली 11 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं और वो सिर्फ थोरेसिक रीजन में लाई करते हैं। लंबर, सैक्रल, इन वाले रीजन्स में रिब्स नहीं होती, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि थोड़ा सा रिब्स की डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि रिब्स को हम किस किस तरह से डिवाइड करते हैं। 5 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं जो डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टेर्नम से। डायरेक्टली का मतलब ये नहीं है कि ये बोन आ रही है और वो जाके अटैच हो रही है, बल्कि क्या मकसद है इसका कि जो 5 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं ये अपनी कार्टिलेज के साथ, यानी इनकी अपनी कार्टिलेज होती है जिसके साथ ये अटैच होते हैं, जिसके थ्रू ये अटैच होते हैं स्टेर्नम से, ठीक है, जिसके थ्रू ये अटैच होते हैं स्टेर्नम से। इन पेयर्स को क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स। क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स। इसके बाद इनके जो नीचे वाले सब्सिक्वेंट 5 पेयर्स होते हैं इनके पास अपनी हाईलाइन कार्टिलेज नहीं होती टू अटैच विद द रिब्स, टू अटैच विद द स्टेर्नम। इन रिब्स के पास अपनी हाईलाइन कार्टिलेज नहीं होती टू अटैच विद द स्टेर्नम, बल्कि ये 7th रिब की हाईलाइन कार्टिलेज को यूज़ करते हैं और स्टेर्नम के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें अपनी हाईलाइन कार्टिलेज नहीं होती इसलिए हम इनको कहते हैं फॉल्स रिब्स। क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स। ये ट्रू रिब्स, ये फॉल्स रिब्स। 5 पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स एंड एज वेल एज 5 पेयर्स ऑफ फॉल्स रिब्स। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट 2 पेयर्स पे, जिनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। और ये स्टेर्नम से अटैच होती ही नहीं है, बल्कि ये आपस में ही रिब्स ही अपना कनेक्शन बना लेती हैं और इनको हम कह देते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अब इसके थोड़े से ही क्लिनिकल्स हैं, उनको मैं आपको बता देती हूँ कि जो रिब्स हैं वो नॉर्मली 11 पेयर्स में होती हैं। इसकी जो एबनॉर्मेलिटी है, कंजेनिटल एनोमली है, वो क्या आ सकती है कि रिब्स का नंबर बढ़ जाए। रिब्स का नंबर बढ़ जाता है इन मोस्ट केसेस सर्वाइकल रीजन में। कौन से रीजन में, सर्वाइकल रीजन में। लेकिन उस सबसे ज़्यादा जो है सर्वाइकल रीजन में बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ समटाइम्स, नॉट प्रोबेबली, लेकिन समटाइम्स जो है लंबर रीजन में भी रिब आ सकती है। इस रिब का क्या नुकसान होगा, इस रिब का नुकसान ये होगा कि ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ है ना, हमने पढ़ा कि ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ है। अब इस रिब की जगह तो थी नहीं, लेकिन ये फॉर्म हो गई। जब जगह नहीं थी और ये फॉर्म हो गई तो क्या ये हमारे पास हमारे जो नर्वस स्ट्रक्चर्स हैं, जो ट्यूब्स हैं हमारे पास, या जो नर्व्स हैं, उनको डैमेज करती हैं या उन पर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। और जब ये प्रेशर एक्सर्ट करती हैं या कुछ डैमेज करती हैं तो इसकी वजह से हमारे पास लोअर लिम्ब में किसी मसल का एनेस्थीसिया हो सकता है। क्या हो सकता है, एनेस्थीसिया, यानी उसका कंप्लीट डिसफंक्शनिंग हो सकती है। क्या हो सकती है, कंप्लीट डिसफंक्शनिंग हो सकती है। Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and subscribe to my channel.